तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ना है हमें। अब क्लास 9 के लिए इतना याद रखना काफ़ी है कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। अब अच्छे से आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मैटर है और कौन सा एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, जिस बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ वो क्या है? मैटर। जिस चीज़ पे रखा हुआ है वो क्या है? मैटर। जिस फ़ोन से हम लोग ये शूट कर रहे हैं वो क्या है? मैटर। जो पेन मैंने पकड़ा क्या हुआ है वो क्या है? मैटर। तो पढ़ना है हमें इसी मैटर के बारे में और इसके अंदर जिन पार्टिकल्स से वो बना हुआ है उन पार्टिकल्स के बारे में। अब मैटर होता क्या है? विद द बुकिश डेफिनेशन, जो बुक और आप लोग सब आज तक जानते आए हैं, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जो हमें दिख रहा है कि उसने जगह लिया हुआ है और जिसका कोई मास है, उसको हम डिफाइन करते हैं कि वो मैटर है। अब हमें सॉलिड चीज़ों का तो पता चल जाता है कि इसने जगह लिया है, बेड बहुत सारा जगह ले लेता है रूम का, या कोई भी सॉलिड चीज़ होती है तो हमें देखकर पता चल जाता है कि हाँ इसने जगह लिया है, इसका कोई मास है, तो ये मैटर है। ठीक है, इजी एनफ। लेकिन हमें मैटर को इतना अच्छा से समझना है कि अगर हमने कुछ नहीं भी पढ़ा हो पर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम लोग सोच कर उसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो अब आप लोग ये सोचिए कि सॉलिड चीज़ों का हमें पता है एयर भी हम लोग को पता है कि मैटर है, लेकिन हम लोग जब चल रहे हैं तो एयर तो हट जाता है, फिर हम उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो हम लोग एयर को कैसे बोलेंगे कि उसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है या उसका कोई मास है? वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट। तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि इट हैज़ मास एंड इट हैज़ ऑक्यूपाइड सम स्पेस? सोचिए, अगर कोई खाली बॉटल है, खाली बॉटल में क्या है? ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नहीं है, खाली बॉटल में है एयर, और अगर हम उस बॉटल को वे करेंगे तो उसमें एयर का मास भी ऐड अप होता है, उसमें सिर्फ उस प्लास्टिक बॉटल का मास नहीं होता है। तो अगर प्लास्टिक बॉटल को हम लोग खाली वे कर रहे हैं तो वो वेट आएगा। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एयर का वेट है? एक आता है वैक्यूम पंप, उससे हम लोग सारा एयर को निकाल सकते हैं। तब उससे वही यूज़ करके हमने अगर उस बॉटल के सारे एयर को निकाल लिया, फिर बॉटल के मास को मेजर किया तो वो डिफरेंट आएगा, विच इम्प्लाइज, इससे हम बता सकते हैं कि एयर का भी मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें, आप लोग सबके घर पे होता है एलपीजी सिलेंडर। क्या है वो? गैस। लेकिन उसके अंदर भी गैस है और कुछ अमाउंट वेट है उस गैस के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर, जिसके लिए आप लोग बहुत सारे पैसे भी दे रहे हो एवरी मंथ। अब मैटर होता क्या है ये जानने के लिए हम लोग एकदम डेप्थ से शुरू करेंगे, ताकि कुछ हर चीज़ को हम लोग अच्छे से समझें और अलग अलग समझें। एक और बात, जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखोगे, मैं जो भी बोलती जा रही हूँ उसका नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे, और आज वीडियो देखने के बाद ये नोट्स मेरे को भेज देंगे। ठीक है, हाँ, तो मैटर पे आते हैं। तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर कोई एक सॉलिड चीज़ बनता है। हमें पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर एक सॉलिड चीज़ बनी होगी। फॉर एग्जांपल ये पेन, हमें पता है कि इसकी जो बॉडी है ये स्टील की बनी है, इसके अंदर है इंक और इसके अंदर है स्पॉन्ज जो इंक को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सारी चीज़ें साथ में बनी तो फिर जाकर ये पेन ऐसा बना कि हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। दिस इज छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर कुछ बनाना, एक मैटर बनाना। तो अब इस मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। वो क्या होता है? एटम। अभी के लिए आप लोग यही जानिए कि एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब एटम क्या होता है? अब एटम क्या होता है? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई भी एलिमेंट का, जो उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो करे। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, जो आपने पहले भी पढ़ा है, कैल्शियम, हाइड्रोजन, सोडियम, ये सब।
ठीक है, अभी के लिए एलिमेंट वो, और एटम क्या, कोई भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, अब एटम बना है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। एटम बना हुआ होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, इसलिए हम लोग उसको ऐसे शो करते हैं। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए हम लोग उसको ऐसे शो करते हैं। और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मतलब उसमें ना पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम लोग शो करते हैं N0 से, मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब कोई एटम बना होता है तो वो ऐसे बना होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ होते हैं शेल्स, और इन शेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सारे जो गोल गोल इसके अराउंड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप लोग पूछ सकते हैं कि जब पूरा शेल में ये गोल गोल सब इलेक्ट्रॉन ही है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है। जब मैंने बोला कि इन तीनों चीज़ों से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इस न्यूक्लियस में। ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऐसे बनता है एक एटम जिसमें रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रहता है उसके चारों तरफ जो घूमता रहता है, और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि कोई भी एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि आप लोग को क्लियरली दिख रहा है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन एक ही दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर, पर ऐसा नहीं है। हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें हमेशा इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसलिए एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये सब मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, कहाँ काम आएगा। सेकंड टर्म में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जब बाकी सबको नहीं समझ में आएगा आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, इसलिए बातों को अच्छे से समझिए। अगर अभी नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करिए वीडियो और देखिए। अब इतना तक मैंने आपको क्या बताया, उतनी इन्फॉर्मेशन दी जितनी आपको चैप्टर समझने के लिए ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर में जाएंगे। अब हम चैप्टर में कदम रखेंगे और समझेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके बाद कैसे कैसे एक्चुअली हमें स्टेट्स ऑफ मैटर मिले। ठीक है, तो पहले के दिन में जब इंडिया में एंशिएंट ब्राह्मण लोग थे और वो लोग ही साइंटिस्ट थे, और वो लोग सोचते थे कि रहने के लिए मैटर में 5 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो 5 चीज़ें एक साथ मिलाकर बनाते हैं पंच तत्व। इसको हम लोग बोलते हैं पंच तत्व। वो लोग बोलते थे पंच तत्व। पंच मतलब 5, तो 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, नेमली हवा या वायु, पानी, आग यानी कि फायर, मिट्टी यानी कि अर्थ, और 5th स्काई यानी कि आसमान। इन 5 चीजों का मैटर बना हुआ है। ऐसा पुराने जो हमारे पूर्वज थे वो कहते थे, और ग्रीक में भी, पुराना ग्रीक एंशिएंट हिस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि मैटर ऐसे ही 5 चीज़ों से बना है, विच कंस्टिट्यूट ऑफ एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। ये 5 तत्व इम्पोर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सब कुछ आगे बढ़ा तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने बताया कि मैटर जो भी है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो हमें दिखती हैं कि कैसे रंग का है, कैसा है, शेप उसका कैसा है, उसको हम लोग छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं, छूने पर वो कैसा महसूस होता है, ये सब। और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं कि कोई चीज़ के साथ हमने उसको रिएक्ट करवाया तो उसने हमें क्या प्रोडक्ट दिया, ऐसा कुछ होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि किसी चीज़ को हमने पानी में डाला
तो फिर उसके साथ क्या हुआ, किसी चीज को हमने एसिड में डाला तो उसके साथ क्या हुआ। ये हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें देखकर जानकर समझ में आ रही हैं। अब हम लोग कूद जाते हैं चैप्टर की गहराइयों में अच्छे से जानने के लिए चैप्टर को। तो पहला है टॉपिक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर फिजिकली दिखता कैसा है। तो उसका पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये तो मैंने बता दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब मैं पे विश्वास क्यों करोगे, क्यों करोगे? मैं गलत बोल रही हूँ, हो सकता है। आप बुक पे क्यों विश्वास करोगे? बुक में गलत लिखा है, हो सकता है। आपको खुद देखना चाहिए यार कि क्यों नहीं है। तो समझते हैं कि क्यों पार्टिकल है या फिर नहीं है। अब मैंने बता दिया तो जरूरी नहीं कि मैं सब सही बता रही हूँ। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत पुराने टाइम से ये लड़ाई चल रही है कि मैटर किस चीज से बना हुआ है। तो बहुत पहले दो टाइप के थॉट्स अराइज हुए थे लोगों ने। कुछ लोग थे जिन्होंने एक बात सोची, कुछ और लोग थे जिन्होंने कुछ और बात सोची। तो पहले वालों ने सोचा कि मैटर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब एक वुडन ब्लॉक की तरह, कि जैसा एक वुडन ब्लॉक है एक कंटिन्यूअस सा है, वैसा सॉलिड एकदम कंटिन्यूअस चले जा रहा है, वैसा है मैटर। और दूसरों ने सोचा कि नहीं, मैटर ऐसा नहीं है। मैटर बालू के पार्टिकल्स, बालू यानी कि सैंड को जब हम उठाएंगे फिर छोड़ेंगे तो जैसे उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं ना, वैसे। तो उन्होंने सोचा कि वो मैटर वैसे पार्टिकल्स का होगा, बालू की तरह। ठीक है, पर बहुत टाइम तक ये लड़ाई चली। अब हम लोग इस लड़ाई में से कंक्लूजन में पहुंचेंगे कैसे। अब आप लोग आज घर पे क्या करेंगे, खुद लेंगे पानी और मम्मी के लिए बनाएंगे शरबत। तो अब पानी में आप लोग डालेंगे चीनी और फिर उसको घोलेंगे। अब जब आपने पानी में चीनी को घोल लिया तो वाटर का लेवल मेजर करके बताएंगे कि वाटर का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। डेफिनेटली नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा वो समझते हैं। ये आपका ग्लास, बीकर में बना लीजिएगा, ग्लास नहीं मिला तो। इसमें है पानी, अब आपने डाला उसमें शुगर। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि मैटर बना है एटम्स से। इसका मतलब इस पानी के अंदर है एटम्स। तो उस एटम्स को हम लोग दिखा देते हैं, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम। ठीक है, अब इसमें आपने पानी को डाल दिया। पानी को जब आपने घोल दिया, पानी में जब आपने शुगर को घोल दिया तो ये शुगर के पार्टिकल्स इन जो खाली स्पेसेस हैं इसमें जाकर शुगर के पार्टिकल्स रहने लग जाते हैं। इसीलिए पानी का लेवल जो है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि जो स्पेस बचा था इन एटम्स के बीच में, दैट स्पेस इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। मतलब शुगर के जो पार्टिकल्स थे अब उन्होंने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली जो जगह भी बचा हुआ था पहले। आपको पता है लिक्विड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो बीच में है स्पेस, और उस स्पेस को जाकर किसने ऑक्यूपाई किया, शुगर के पार्टिकल्स ने। इसलिए वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ। तब हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैटर कंटिन्यूअस होता तो शुगर के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ जाते, डेफिनेटली वाटर का लेवल राइज होता। अब वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ, इसका मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये था पहला फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब सेकेंड फिजिकल नेचर में आता है साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अब देखिए, ये साइज ऑफ द पार्टिकल्स को समझते हैं। क्या होता है कि हमने एक बीकर लिया, उसमें लिया 100 ml पानी। अब उस 100 ml पानी में हमने घोला 3-4 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है KMnO4। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका कलर होता है पर्पल, डार्क पर्पलिश कलर ये देता है। इसीलिए हम लोग इसके क्रिस्टल्स को ले रहे हैं ताकि पानी का कलर डार्क पर्पल हो जाए। ठीक है, ताकि हमें विजिबल डिफरेंस धीरे धीरे समझ में आए। तो 100 ml ऑफ वाटर में हमने 3-4 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाले तो बहुत डार्क पिंक पर्पलिश कलर हमें मिला। अब हमने क्या किया, उस 100 ml में से 10 ml हमने एक टेस्ट ट्यूब में उठाया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने 90 ml वाटर फिर रखा था, उसमें इसको डाल दिया। तो जब डाला तो देखा कि थोड़ा सा लाइट हो गया है कलर। फिर हमने दूसरे बीकर में से
फिर से लिया 10 ml और थर्ड बीकर में जो 90 ml पानी रखा था उसमें डाल दिया। धीरे धीरे करके हमने बहुत सारे बीकर्स में डाला तो हमने देखा कि लाइट 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 पिंक तक वो कलर चलता गया चलता गया चलता गया, लेकिन वो डिसअपियर नहीं हो रहा था। वो लाइट हो रहा था लेकिन डिसअपियर नहीं हो रहा था। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि पहले जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को घोला था तो बहुत सारे पार्टिकल्स थे, उन 3-4 क्रिस्टल्स में ही इतने सारे पार्टिकल्स थे कि वाटर का कलर उसने इतना डार्क कर दिया। फिर जब हमने उसमें से थोड़ा कम लिया तो उसमें थोड़े कम मॉलिक्यूल्स आए होंगे, थोड़े कम एटम्स आए होंगे, अब उन एटम्स ने उसका कलर इतना ज़्यादा कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये समझ सकते हैं कि छोटा से छोटा पार्टिकल इसको इतना ज़्यादा कलर दे सकता है, तो जब एकदम लाइट हो गया उसमें भी कितना सारा पार्टिकल होगा कि अभी भी वो उसको कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो विच इम्प्लाइज द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। वो इतने छोटे हैं कि अगर मतलब माइक्रोस्कोप में भी देखे पर फिर भी हम लोग उसको घोले पानी में तो वो एक कलर प्रोवाइड कर देगा पानी को। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि एटम या जो ये पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत छोटा होता है।